हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर 2025 के सामाजिक अध्ययन के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कलिंग विजय किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कलिंग पर मौर्य सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त की थी, जिसके बाद व्यापक रक्तपात देखकर उन्होंने युद्ध नीति छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, सम्राट अशोक ने। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, हर्षचरित के लेखक 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत कवि बाणभट्ट थे और ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, अलबरूनी किसके राज दरबार से संबंधित था? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। आपको याद रखना है, अलबरूनी 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध फारसी विद्वान और यात्री थे जो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किताब उल हिंद किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है तो आपका आंसर होगा अलबरूनी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में या काबुल में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है, जो ऐतिहासिक प्राचीन मस्जिद है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? कानपुर में, तंजौर में, उज्जैन में या धारा में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चोल शासकों की मुख्य राजधानी तंजौर यानी कि तंजावुर में थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाई मीटर से, हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से या फिर एनीमोमीटर से? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए पवन यानी कि हवा की गति को किससे मापा जाता है तो आपका आंसर होगा एनीमोमीटर। ठीक है, और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए वायु दाब या वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है तो बैरोमीटर से। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नियॉन की या नाइट्रोजन की? सबसे अधिक पूछा गया है। तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक जो मात्रा है गैस की वो किसकी है? नाइट्रोजन की। ठीक है, कितनी है? लगभग 78% है। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? लगभग 21% है। ठीक है, आपको याद रखना है, तो सबसे अधिक किसकी है? नाइट्रोजन की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 10, 11 या 12? तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है लाल सागर में, मृत सागर में, भूमध्य सागर में या फिर कैस्पियन सागर में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत सागर में। ठीक है, अत्यधिक उच्च लवणता के कारण इसका घनत्व बहुत अधिक होता है, जिससे इसमें कोई व्यक्ति नहीं डूबता है। ठीक है, मृत सागर में क्या है? सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है, बी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? ऊपरी मार्ग में, मध्य मार्ग में, निचले मार्ग में या फिर नदी के मुहाने पर? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऊपरी मार्ग में। कहाँ? ऊपरी मार्ग में। बी आकार की घाटी मुख्य रूप से नदी के ऊपरी मार्ग में बनती है। इस चरण में तीव्र ढलान के कारण नदी की धार का वेग बहुत तेज होता है, जो लंबवत अपरदन द्वारा घाटी को गहरा और बी आकार का बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है, ज्वालामुखी उदार से प्राप्त द्रव पदार्थ को भूतल पर नाम क्या है?
आपको बताना है ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम क्या है, सियाल, लावा, सीमा या डायोराइट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का जो भूतल पर नाम होता है वो होता है लावा। क्या होता है, लावा होता है। ठीक है, आपको याद रखना है ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त गर्म द्रव पदार्थ जब पृथ्वी के धरातल यानी कि भूतल पर आता है तो उसे लावा कहा जाता है। यही पदार्थ जब धरातल के नीचे रहता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, और बात करें सियाल, सीमा और निफे, ये क्या है, ये पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, लावा हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन सा है। तो आपको बताना है गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान थे। और आपको याद रखना है रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है सर्वाधिक गहराई वाला महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसका सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रेंच में है जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो आपको बताना है जो क्षुद्र ग्रह पेटी है वो किन कक्षाओं के बीच में पाई जाती है। ठीक है, शनि और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में, पृथ्वी और मंगल ग्रह की कक्षाओं के बीच में या फिर शनि और अरुण ग्रह की कक्षाओं के बीच में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्षेत्र क्षुद्र ग्रह पेटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह की। प्रश्न नंबर 15 में पूछा है संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके 15 बहुविकल्पीय प्रश्न हल हो चुके हैं। 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है गुजरात में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था। तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में मोहम्मद गौरी को सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वितीय ने हराया था। ये युद्ध 1178 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है आंध्र भोज के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंध्र भोज के नाम से सम्राट कृष्ण देव राय को जाना जाता है। वे तुलु वंश के राजा थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है स्थल मंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। ये पृथ्वी की सबसे बाहरी कठोर चट्टानी और मिट्टी से बनी होती है। ठीक है, ये जो परत होती है ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो कठोर चट्टानी और मिट्टी से बनी होती है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। कौन सी, चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून है। ठीक है, कौन सी, चिल्का झील। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21 में पूछा है राष्ट्रकूट वंश के 2 शासकों के नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के 2 प्रमुख शासकों के नाम दंतिदुर्ग और कृष्ण प्रथम है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 22 में पूछा है सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपका आंसर है सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में की थी। उन्होंने दिल्ली में तुगलक वंश का अंत के बाद इस राजवंश की नींव रखी। ठीक है, किसके बाद, तुगलक वंश के अंत के बाद इस राजवंश की नींव रखी थी सैयद वंश की। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 23 में पूछा है दिल्ली में सल्तनत काल का अंत कब हुआ। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में सल्तनत काल का अंत 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है,
बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण से क्या तात्पर्य है। तो आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण से तात्पर्य है उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना, अर्थात उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं की बिक्री के दौरान होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण या अन्याय से बचना। ये सुनिश्चित करता है कि खरीदारों को सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण क्या सुनिश्चित करता है, ये सुनिश्चित करता है कि खरीदारों को सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किनके द्वारा घोषित की गई थी। तो आंसर हो जाएगा भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा घोषित की गई थी। इस नीति ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का आधार रखा और औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका को परिभाषित किया। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 26 में आपसे पूछा है मत्स्य विलास प्रहसन के रचयिता कौन थे। तो आंसर हो जाएगा मत्स्य विलास प्रहसन विद्वान राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा लिखित एक प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक है। ठीक है, मत्स्य विलास प्रहसन क्या है, तो एक प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक है। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा आगरा नगर की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी, जो लोदी वंश का शासक था। उन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, तो सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, कितने, 8 ग्रह हैं। और सौरमंडल के 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार कैसे हैं, तो सबसे पास में जो है वो बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि जो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो कौन सा है, तो बुध हो जाएगा। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वरुण हो जाएगा। और पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, ये आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति यानी कि जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। और आपसे पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध। ठीक है, कौन सा है, बुध। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आमतौर पर संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हरित क्रांति 1960 के दशक में आधुनिक तकनीकों जैसे उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई का उपयोग करके कृषि उत्पादन में की गई एक बड़ी वृद्धि है। तो हरित क्रांति क्या है, 1960 के दशक में आधुनिक तकनीकों, आधुनिक मशीनों और उच्च उपज वाले बीज यानी कि हाइब्रिड बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई का उपयोग करके कृषि उत्पादन में की गई एक बड़ी वृद्धि है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेती को वैज्ञानिक तरीकों से बदलकर विशेषकर गेहूं और चावल की पैदावार में भारी बढ़ोतरी करना था। आपको याद रखना है विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति क्या है, उच्च उपज वाले बीज यानी कि हाइब्रिड बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, आधुनिक तकनीकों से कृषि उत्पादन में की गई एक बड़ी वृद्धि है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपसे 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, 15 बहुविकल्पीय प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं, यानी कि दोस्तों 30 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न आप देख सकते हैं, ये आपसे पूछे गए थे। लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इन प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों UP DLED से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट और क्लासेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।